हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सामान्य ज्ञान के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमें इतिहास, भूगोल और स्टैटिक जीके के प्रश्नों का एनालिसिस कराएंगे, उसको पूर्ण विश्लेषण से समझाएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा कंटेंट और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलिए क्लास को आज की स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? आपको बताना है कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या MA अंसारी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ और बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में इसकी स्थापना हुई A.O. ह्यूम के द्वारा, जिसको हम हर्मिट ऑफ शिमला भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर्मिट ऑफ शिमला किसको बोलते हैं? A.O. ह्यूम जी को हम हर्मिट ऑफ शिमला बोलते हैं। अगर यहाँ पर बात करें यहाँ पर लॉर्ड डफरिन के समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अगर इसके पहले अध्यक्ष की बात करें, जो इसके जो अधिवेशन थे उसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको हम WC बनर्जी भी बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन सन 1885 में हुआ था, मुंबई में। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के हॉल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के हॉल में हुआ था। कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। अगर नेक्स्ट हम बात करें दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो दूसरा अधिवेशन सन 1886 में हुआ था, कोलकाता में। इसमें 343 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगर इनके अध्यक्ष की बात करें तो दादा भाई नौरोजी जो है ये पहले पारसी अध्यक्ष थे, जिसने दूसरे अधिवेशन सन 1886 में कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं मद्रास अधिवेशन, जो 1987 में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी इसी अधिवेशन में अध्यक्ष थे, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो कि प्रश्न भी है आपका। नेक्स्ट बात करें इलाहाबाद अधिवेशन सन 1828 में हुआ था। इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूल जो है, जो सबसे पहले अंग्रेज थे, वह अंग्रेज जो थे जॉर्ज यूल, इलाहाबाद अधिवेशन में जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो कौन थे? जॉर्ज यूल थे। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम नेक्स्ट बात करें सन 1896 में कोलकाता अधिवेशन हुआ, जिसमें रहमत सयानी जो थे इसके अध्यक्ष थे, और यहाँ पर वंदे मातरम गाया गया था। सबसे पहले वंदे मातरम सन 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके सामने? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? जी हाँ दोस्तों, कौन सा धर्म चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अकबर जो है, अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम अकबर के बारे में कुछ और बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, अकबर का शासनकाल की बात करें तो सन 1556 से 1605 AD तक इसका शासनकाल रहा। अगर अकबर के जन्म की बात करें तो अकबर के जन्म 15 अक्टूबर सन 1942 में राणा बीरसाल के यहाँ, जो कि पंजाब क्षेत्र के राजा थे उस टाइम पे, वहाँ पर हुआ था। सन 1562 की बात करें तो अकबर ने दास प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह का अंत कर दिया। सन 1563 की बात करें तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। 1564 की बात करें तो जजिया कर समाप्त कर दिया था। और 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया था। यह आपको ध्यान रखना है, यही आपका प्रश्न है। सन 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। और अगर 1583 की बात करें तो प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था, जो कि अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है फिर से। नेक्स्ट अगर हम बात करें सन 1583 में राम और सीता की आकृति के इन्हें सिक्के चलाए थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। अगर हम अकबर के मकबरे की बात करें, अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में बना हुआ है, और अकबर की मृत्यु सन 1605 ईस्वी में हुई थी। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, प्राश्रव्य तरंगे। जी हाँ दोस्तों, प्राश्रव्य तरंगों की बात करें तो इसकी आवृत्ति कितनी होती है? अगर हम यहाँ पर सबसे पहले देखें, आप यहाँ देख सकते हैं तरंगों के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं तरंगे 3 प्रकार की होती है, श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है,
श्रव्य तरंगे कौन सी होती है? जो ऑडिबल वेव्स होती हैं, जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है, उन्हें हम श्रव्य तरंगे बोलते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये आपको ध्यान रखना है। श्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये किसके द्वारा सुनी जाती है? मनुष्य तथा जानवरों की आवाज़, और वायलिन, सितार या ढोल या ड्रम की आवाज़, ये सब हम सुन सकते हैं। ये 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही होती है। अगर हम अपश्रव्य की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स जो होती हैं, उन अनुदैर्घ्य तरंगों को उनकी आवृत्तियाँ निम्नतम श्रव्य आवृत्ति, यहाँ दोस्तों जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी नीचे होती है, उसको हम अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों में उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे कि भूचाल के समय पृथ्वी में बहुत लंबी तरंगें चलती हैं। ये अपश्रव्य तरंगे हैं। हमारे हृदय की जो धड़कन है, जो हम सुनाई नहीं देती है, अगर हम महसूस कर सकते हैं, तो ये 20,000 हर्ट्ज से भी कम होती है। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं? अपश्रव्य तरंगे बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पराश्रव्य तरंगों को, जिनको हम अल्ट्रासोनिक द्रव्य बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो पराश्रव्य तरंगे हैं, उन अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगों को जिनकी आवृत्ति उच्चतम श्रव्य आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से ऊंची जिसकी आवृत्ति होगी, उसको ही हम पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो उड़ते समय चमगादड़ जो होती है, पराश्रव्य तरंगे को उत्पन्न करता है, और ये तरंगे सामने आने वाली कोई भी दीवार हो या कोई पेड़ हो, उससे टकराकर वापस जो है चमगादड़ के पास आती है, जिससे अंधेरे में चमगादड़ को पता चल जाता है कि सामने पेड़ है या दीवार है। इसी के कारण वे उसको टकराने से बच जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2000 हर्ट्ज से अधिक जो है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? आपको बताना है जो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भू स्थिर उपग्रह होते क्या हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, भू स्थिर उपग्रह ये होते हैं, भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पृथ्वी के परितः, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहे उपग्रह की वह कक्षा जिसमें उसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के समान हो। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की तरह ही परिक्रमा कर रहा है कोई उपग्रह, और उसी कक्षा में उसका परिक्रमण काल भी पृथ्वी के परिक्रमण काल है, अर्थात मतलब 24 घंटे हो। जो पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, उसी तरह से कोई ऐसा उपग्रह जो कि 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है तथा घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर हो, जैसे कि पृथ्वी घूमती है, मतलब जो इसके समान होगा कोई दूसरा अलग अदर सैटेलाइट, तो उसको ही हम भू स्थिर उपग्रह बोलते हैं, जो पृथ्वी से कितना होता है, जो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर ऊंचा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप समझ गए होंगे भू स्थिर उपग्रह किसको कहते हैं। तो चलिए आप अपना प्रश्न देख लेते हैं। आपका प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह किसको कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंचा होता है। चलिए अगर नेक्स्ट बात करें, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? अगर इंद्रधनुष के रंगों की बात करें तो ऑप्शन है 4, 6, 7 या 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7 जो है इंद्रधनुष में रंग होते हैं। आपने देखा होगा, प्रिज्म के बारे में जाना होगा, जहाँ से सूर्य का प्रकाश एक बार एक वाइट कलर का प्रकाश आता है, उसके बाद ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। आपने इंद्रधनुष भी देखा होगा। इंद्रधनुष का बढ़ने का कारण भी यही है। आप यहाँ देख सकते हैं, वह परिघटना जिसमें एक सफ़ेद प्रकाश किरण जब प्रिज्म पर गिरती है तो उसके घटक रंगों में अलग अलग हो जाते हैं, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें, जो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है बारिश के बाद या पहले, तो बूंदों पर जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उससे जो 7 रंग निकलते हैं वो आसमान में फैल जाते हैं। उसी को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक प्रकाश पुंज के रंगीन घटकों के बैंड को इसका स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगर स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये पट्टी जो आपको दिखाई दे रही है, इसको ही हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसमें 7 रंग होते हैं। अगर हम नीचे से वो याद करें तो विबग्योर आपको ध्यान रखना है, VIBGYOR। यहाँ पर इसके रंगों को याद करने की ये ट्रिक है, विबग्योर। यहाँ से वी से वॉयलेट यानी बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये जो है इंद्रधनुष के रंगों को याद करने की ट्रिक है। ये इसी तरह से इसी क्रम में होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसको मैंने पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको समझा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आने वाले समय में भविष्य में बेहतर तैयारी कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।